जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं और यूपी SSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग जुड़ पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों के तहत आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का हो जाएगा, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का हो जाएगा, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का हो जाएगा, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। चौथा है भाईचारा। तो भाईचारा का हो जाएगा, सभी का एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो एक का बी हो जाएगा और दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का ए होगा। किस ऑप्शन में है ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का इनमें से अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो इनमें से मुफ्त कानूनी सलाह को जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन देना जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो कि MN रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम है HC मुखर्जी। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, HC मुखर्जी जो कि अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो आपका जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताएं। तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। उस टाइम कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, बाद में इसे पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? यह भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें 1,17,369 शब्दों से मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान कितने टाइम में लिखा गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन। तो यह एक लिखित संविधान है, ये है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ये भी सही है। अगला है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है संविधान के बारे में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था, जो कि 1959 में किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा पेश किया गया था? कहाँ पेश किया गया था? तो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में लागू किया गया था, जो कि राजस्थान का जिला है, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया? तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और भारत में 2 स्तरीय राज की व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? बताएं आप लोग। भारत में पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत,
न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो इनमें से ग्राम सहकारी संस्था जो कि पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये सभी संस्था हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, जो कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो ये रजनी कोठारी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो किसके द्वारा भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 245 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, या पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य वे हैं जो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य हैं जो वोटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इनमें से भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस TS ठाकुर के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो नवसृजित उच्च न्यायालय हैं जो कि नए उच्च न्यायालय बनाए गए हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, पटवारियों लेखपालों की कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल इनमें से तहसीलदार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए पटवारी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? SDM, आयुक्त, तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो जिला प्रशासन का मुखिया होता है DM। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, जिलाधिकारी होता है? तो जिलाधिकारी एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र को सिर्फ प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है,
उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इनमें से केवल 3 सही है। अवशेष राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो ये पंचायत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। किस वर्ष औपचारिक रूप दिया गया? संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया पंचायती राज को? तो ये 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायतों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत ये भी है, पंचायत समिति ये भी है, जिला परिषद ये भी है, नगर परिषद ये नहीं है पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो वर्ष 2018 में पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई, क्योंकि 1992 में हुआ था, उसके बाद 7 और 18 में पूछा, तो 18 7 25 25वीं वर्षगिरह मनाई गई सालगिरह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज निकायों में आरक्षण उपलब्ध है, जो कि 50% है, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है। तो जिला अधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे सवाल दोस्तों कट गया, अगला सवाल कर लेते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? तो जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO करवाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है? तो जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के द्वारा देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उप जिला अधिकारी? तो जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जो कि जिला न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद जो कि 1772 में सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? तो ये जिला अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण शील लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य का संबंध। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो ये उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा?
तो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 वर्षों की सेवा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य मन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो। दूसरा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सत्य हैं। राज्य मन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं सभी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत, यानी कि संतुष्टि होनी चाहिए 2/3 सदस्यों की जो भी संसद में मौजूद हों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता या फिर क्षेत्रीय दलों का उदय। तो इनमें से जो कि चारों कारक हैं जो कि राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, रेलवे किराया और भाड़े पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय कर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो ये अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 जो कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में स्थापित नहीं है? तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। यह सरकारिया आयोग का गठन किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संतुष्टियों में सम्मिलित नहीं है? तो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये नहीं है सम्मिलित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संविधान का संतुलन चक्र जो कि न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली आधारभूत तत्व है? तो ये एकल कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो ये भारत को नहीं दी गई है।
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान जो कि अर्धसंघात्मक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। ये भी एक कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है जिसे अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश का स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो ये चारों सम्मिलित हैं संघीय राज्य व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? तो लोकसभा में गुजरात राज्य की 26 सीटें आवंटित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। यह उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया? तो ये 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में शुरू किया गया या किस वर्ष में किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो कि 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये समानता है भारतीय और अमेरिकी संविधान में। अगला, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? राज्य मन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 राज्य मन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संतुष्टियां प्रस्तुत की? राज्य मन्नार समिति, सरकारिया आयोग या फिर तारकुंडे समिति। तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 राज्य मन्नार समिति और सरकारिया आयोग समिति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। या ऊपर वर्णित सभी सही हैं। तो ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था किसके संविधान से ली गई है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। आप लोगों का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, नीचे 2
वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण है, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो इनमें से उपरोक्त सभी मत हैं। भारतीय संघ के स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, ये सभी मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल, सरकारिया आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आप लोग बताएंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? क्या जवाब इसका हो जाएगा? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो इनमें से अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 हैं जो कि शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं, बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, या फिर केंद्र व राज्य की आपसी सहमति के द्वारा। तो संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन जो कि संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा अधिकार है? तो संघात्मक सरकार का इनमें से केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान। तो संघात्मक संविधान में उपरोक्त दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक हरी नागरिकता जो कि संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इनमें से यह किसका कथन है बताएंगे आप लोग कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद किस पर जोर देता है? तो ये राष्ट्र की एकता पर जोर देता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो कि 1 माह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या 552 है। ये पिछली बार पेट में पूछा गया था, लेकिन अब 550 से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। पिछली बार पेट में यूपीएससी ने 550 को ही सही माना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये 131 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आप लोग बताएंगे? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मालवंकर अयंगर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम झाखड़ या श्री हुकुम सिंह? तो इनमें से लोकसभा अध्यक्ष का सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर बलराम झाखड़ का रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल है, मामलों पर कानून बनाता है, या धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है, या कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है, या आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, या फिर यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत की प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जो कि अनुच्छेद 72 है, को कहा जाता है। तो इसे क्षमादान कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। भारत का राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत से मध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक और दो दोनों सही है। अगला सवाल, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि
निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किस भारतीय संविधान राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो वीवी गिरी ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था और इसके लिए जेल भी गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये अनुच्छेद 249 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया गया था? तो ये संसद से दिया गया था, जो कि संविधान सभा भी थी उपस्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? तो इनमें से भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है। बाकी वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और वीडी जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन नहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की घोषणा जो कि सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 को हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मूल संविधान में कितने थे मौलिक कर्तव्य? तो आपका जवाब हो जाएगा 0 थे। अगला, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा कब शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 को हुआ था, इसके अंतर्गत 51A अनुच्छेद को शामिल किया गया, जो कि भाग 4 का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? सेम क्वेश्चन है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करता, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इनमें से लोक चुनावों में वोट डालना, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंधित करता है? तो ये अनुच्छेद 23वां संबंधित है इससे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात जो कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? बिहार के कुछ श्रमिक आजीविक हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चैन स्थापित करते हैं। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो इनमें से संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है जो कि माँ बाप के संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान जो कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये कार्य है संसद का। अगला, संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है। ये भी सही है, संसद का कार्य है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ये भी सही है। अगला, संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताएंगे आप लोग क्या राइट ऑप्शन है। तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये सिर्फ राज्यसभा के पास है क्योंकि यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा में मनोनीत जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कुल 12 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। वैसे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यता के लिए आयु न्यूनतम कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? फिर से रिपीट है क्वेश्चन। तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।